बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपका गुज़श्ता हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। प्रोग्राम हम कदम हम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं, जिसमें हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन से मुताल्लिक भी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ इस खित्ते की बात करते हैं, एशिया जिसे कहते हैं कि ये सदी एशिया की सदी है। क्यों कहते हैं, इस बारे में भी कुछ मालूमात हम आपके लिए लेके आते हैं। फिर कुछ इस खित्ते में जो मंजरनामे पे उभरने वाली अहम खबरें होती हैं, उस पर भी कुछ तबसरे और तज्जिया हम पेश करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं सीनियर तज्जियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। चीन में हर साल बहुत ही एक अहम इजलास हुआ करता है मार्च के महीने में ही। इस दफ़ा भी होने जा रहा है, जिसका वहाँ की उसके सियासी निज़ाम को समझने के लिए ये बहुत ही मददगार ये इजलास हुआ करते हैं और वहाँ के लिए तो बहुत अहम है। हमारे जैसे लोगों को बहुत इससे रहनुमाई भी मिलती है। आज के प्रोग्राम में हम आपसे ये जानेंगे कि चीन का पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है, ये चीज़ें काम किस तरह से करती हैं, और सिर्फ अगर एक पार्टी है तो क्या वो एक ही पार्टी है, क्या चीन में कोई और पार्टी नहीं है, किस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है, इस पे आपसे हम जानेंगे, मालूमात भी लेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मार्च में चीन के दो इजलास यानी लियांहुई मुनाकिद होते हैं। रवां साल चीन के 14वें पंच साले मंसूबे का आगाज है। तारीख के नए नुक्ताए आगाज पर चीन कैसे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ये मौजूदा लियांहुई के दौरान तवज्जो के काबिल है। माहिरीन के मुताबिक नए अहद में 6 अहम शुबों को अहमियत देगा, यानी अंदरूनी मार्केट की हौसला अफजाई, टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ और आला मियार के हामिल खुरेबन की वसत। साल 2020 में बड़ी अंदरूनी मार्केट की मदद से चीनी मईशत वबा के मनफी असरात से निजात पाकर आगे बढ़ रही है। माशी आलमगीरियत के अमल में रुकावटें नज़र आने के तनाज़ुर में अंदरूनी मार्केट पर इंतज़ार करना बेशक चीन के लिए हकीकी इंतखाब है। चीन में दरमियानी आमदनी वाले ग्रुप्स की तादाद 40 करोड़ से भी ज़ायद हो चुकी है। हालिया चंद महीनों में अंदरूनी मांग की हौसला अफजाई का चीन की अहम कॉन्फ्रेंसों में बार बार जिक्र किया गया है। ताहम कलील अरसे के लिए हौसला अफजाई करने के इक़दामात की बजाय चीन को खपत, बजट और सरमायाकारी के बारे में निज़ाम पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि तवीलुल मदद के लिए निज़ाम बनाया जाए। इन उमूर का रद्द-ए-अमल मौजूदा 2 इजलासों में मिलने की तवक्कुह है। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की टेक्नोलॉजी की कुव्वत से बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है। ऐसी तब्दीलियों की सूरत हाल में जो गुज़िश्ता 100 सालों के अरसे में बेमिसाल हैं। मुख्तलिफ अहम शुबों में चीन की टेक्नोलॉजी की कमी नज़र आ रही है। इसके इक़्तिसादी तरक्की और कौमी सलामती पर गहरे असरात मुर्तब हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल चीन ने कौमी हिकमत अमली से वाबस्ता टेक्नोलॉजीज़ को मजबूत बनाने का ऐलान किया है। रवां साल के 2 इजलासों के दौरान इस हदफ को पूरा करने के लिए कौन कौन से इक़दामात एहतियात किए जाएंगे, ये तवज्जो का मरकज़ है। गुज़श्ता 4 अशरों में खुलैबे में वसन ने चीनी माइशत की तेज़ रफ्तार तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। आइंदा के लिए इस खूबी का अहम तरीन किरदार होगा। चीन ने अंदरूनी गर्दिश को मरकज बनाते हुए मुल्क की अंदरूनी गर्दिश और बैनुल-अक़वामी गर्दिश साथ साथ आगे बढ़ने का नया तरक्याती ढांचा मुतारुफ करवाया है। इसीलिए आला मियार के हामिल खुरेबन का निफाज करना, मुल्क के अंदर सनत, आलमी मार्केट और वसाइलों से इस्तिफादा करते हुए तरक्की करना लाजमी है। हाल ही में इलाकाई जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के माहिदे यानी RCEP पर दस्तखत कर दिए गए हैं। चीन यूरोपीय यूनियन सरमायाकारी माहिदे पर मुज़ाकरात की तकमील की गई है। इन वाक़यात से साबित हुआ कि चीन खुलेपन की वसत को तेज कर रहा है। मज़कूरा नए इंजन को 14वें 5 साल मंसूबे में क्या अहमियत दी जाएगी, ये सब कुछ मौजूदा लियांहुई के दौरान तवज्जो के काबिल है। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। हमने एक ये रिपोर्ट तैयार की थी और कोशिश थी कि इससे भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकें हम अपने नाजरीन को। ये जो 2 अहम इजलास हैं, ये हैं क्या? जो अभी हमें तो ये पता है कि अवामी हॉल है चीन का, और उस पर अब तस्वीरें भी बनाते हैं, लोग जाते हैं जब वहाँ पे सैरो सयाहत के लिए, बड़ी उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। लेकिन वहाँ पे जो इजलास हो रहे होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। क्या अहमियत है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों इजलास बहुत अहमियत के हामिल हैं और वहाँ के सियासी निज़ाम में इनकी बड़ी इसकी जो बुनियादी हैसियत है
आप ये देखें कि आप जो अभी जो बात कर रहे थे इंट्रो में, वो मैं ज़रा उससे क्यों लेना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं ना, हम यहाँ पे मगरबी निज़ाम को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि हमारे निसाब में भी वो पढ़ाया जाता है, यानी पाकिस्तान में भी, एशिया के बाकी मुल्कों में भी, कि जी मगरबी जमहूरियत क्या है। अब वो चीन में उसको कहते हैं अवामी जमहूरियत। उसको पढ़ने के लिए या तो आप सिर्फ चीनी लिटरेचर या चीनी ज़ुबान में या चीन के उर्दू में तर्जुमा की मखसूस किताबें, लेकिन वो कई सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप ये देखें वो भी एक भरपूर फुल फ्लैज उसी तरह का निज़ाम है, पीपल सेंट्रिक निज़ाम है जैसे कि डेमोक्रेसी है, बट थोड़ा उसके मैकेनिज्म का फ़र्क है। अच्छा, यहाँ हम चूँकि चीन के निज़ाम पे आमतौर पे बात नहीं होती, थैंक यू वेरी मच कि आप इसका एक फोकस प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, इसमें उसको समझने की ज़रूरत है। अब आप ये देखें जो दो ये अहम इजलास हैं, ये एक्चुअली साल के लिए कंक्लूडिंग पॉइंट है उस एफर्ट का जो पूरा साल जारी रहती है। अच्छा, यानी इन दो इजलासों में, जिसमें एक है नेशनल पीपल कांग्रेस जो चीन की पार्लियामेंट है, अच्छा, कौमी अवामी कांग्रेस जिसको कहते हैं, ठीक है, चीन की पार्लियामेंट, इसमें उसी तरह मेंबर होते हैं, अरकान असम्बली जैसे हमारे होते हैं। 2980 मेंबरान की ये 13वीं असम्बली समझ लें। अच्छा, 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, और ये 2018 में इलेक्ट हुई थी, जो अब चल रही है, जिसको हम 13वीं पीपल नेशनल कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखें ना, हमारे भी जब कौमी असम्बली बनती है उसके भी इसी तरह नंबर उसके इजलास का एक सिलसिला चलता है जब से वो बनी है। जी, ये 5 साल का के टेन्योर होता है इसका, और 2980 मेंबरान इसके इलेक्ट हुए हैं बाकायदा तौर पे 2018 में, और 5 मार्च 2018 को इसका पहला इजलास हुआ। और उसके मुख्तलिफ इदारे होते हैं, इसकी ज़ैली कमेटीज़ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ नेशनल असम्बली में, सेनेट में कायमा कमेटियाँ होती हैं कि कायमा कमेटी बराए इत्तलात, कायमा कमेटी बराए एग्रीकल्चर, मुख्तलिफ तरह तमाम वजारतों के उसमें। जी, यहाँ पे भी इस बार जो चाइनीज़ कांग्रेस जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस, और दूसरी है चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस, ठीक, ये एक इदारा। इन दोनों के इजलास ये साथ साथ चलते हैं। जो पीपल्स हॉल का आपने जिक्र किया, 1960 में ये बना, और उसके बाद से, और ये बहुत बड़ा ग्रेट हॉल जिसको हम कहते हैं, दुनिया भर में उसको एक अहम मुकाम हासिल है बड़ी इमारत के तौर पे। तो आप ये देखें कि एक सेशन उसके 2980 अरकान हैं, और इसका जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसका इजलास उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक टू थर्ड मेंबर अटेंड नहीं करेंगे। अच्छा, आप ये देखें, हमारा तो कोरम इतना नहीं है, उनका कोरम इतना स्ट्रांग है कि 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आपका कोरम होगा, आपका इजलास होगा, यानी बड़ा सीरियस मैटर होता है। ठीक है। अब आमतौर पे जिनको इस सिस्टम का नहीं पता, वही समझते हैं यार ये क्या, ये चंद 1-1.5 हफ्ते के लिए इजलास हुआ और बस सारे फैसले हो गए, ये कैसी पार्लियामेंट। एक्चुअली ये बड़े नीचे की सतह की पीपल्स डेमोक्रेसीज को जो कहते हैं ना, अवामी जमहूरियत, इसको इसलिए कहते हैं कि ये नीचे टाउन कमेटी से लेके म्यूनसिपैलिटी और नीचे के यूनिट से लेके सेंट्रल तक की मुख्तलिफ कांग्रेसेस होती हैं। अच्छा, मसलन टाउनशिप कांग्रेस है, फिर उस प्रोविंशियल लेवल की प्रोविंशियल कांग्रेसेस हैं, फिर मुख्तलिफ जो खुद इख्तियार इलाके हैं उनकी भी कांग्रेसें इलेक्ट होती हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाके फाइनली ये नेशनल कांग्रेस बनती है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इस तरह होती है टाउनशिप पीपल्स कांग्रेस, प्रोविंशियल पीपल कांग्रेस, इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के होते हैं। इस तरह मकाओ, हांगकॉन्ग और वो जो ताइवान है, ताइवान के भी सबकी नुमाइंदगी, उनके भी नुमाइंदगी, यानी नेशनल पीपल कांग्रेस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी राइट फ्रॉम टाउन लेवल टू दी अप लेवल। यानी इसकी समझ लें पूरा जो चीन है उसकी नुमाइंदगी करने वाली एक पार्लियामेंट है। कौमी अवामी कांग्रेस, कौमी अवामी कांग्रेस इसीलिए कहते हैं। और ये कांग्रेस का लफ्ज इस्तेमाल होता है पार्लियामेंट के लिए, चाहे वो मुकामी म्यूनसिपैलिटी की सतह की हो, टाउन लेवल की हो, टाउनशिप लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, या जो भी उसके टेयर और फिर प्रोविंशियल लेवल है। सिर्फ वहां तक नहीं, बल्कि ये जो मुख्तलिफ खुद इख्तियार इलाके हैं उनकी भी काउंसिल होती है। फिर मिलिट्री कमीशन, मिलिट्री के जो है इदारे, उनकी भी एक कांग्रेस टाइप इदारा होगा, उसकी भी नुमाइंदगी यहाँ होगी। इस तरह और बाकी इदारे जो हैं उनकी नुमाइंदगी इसमें होगी। तो ये बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है जो वहाँ की पार्लियामेंट है। और इसकी बहुत सारी कमेटीज होती हैं जिसके साल भर इजलास जारी रहते हैं। हुकूमत की रिपोर्टें, हुकूमत के इदारे, चाहे वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट हो या प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो
या मिनिस्टर्स की जो स्टेट काउंसिल जिसको कहते हैं, वज़रा की काउंसिल, इन तमाम की जो रिपोर्टें हैं वो फाइनली यहाँ अप्रूव होती हैं इस इजलास में। में, ठीक है। लेकिन इससे पहले सारा काम होता है। अब इसका जो इंतखाब है, सर इसके इंतखाब पे भी हम चलेंगे, और मेरे लिए ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये एक बिल्कुल नया और डिफरेंट हमारे लिए यहाँ बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, जिन्हें इस निज़ाम का नहीं पता, बड़ी एक मुख्तलिफ सी चीज़ है। किस तरह फिर यहीं से ये सवाल पैदा होता है कि इन सारी जगहों से जब नुमाइंदगी होती है तो वो सारे क्या कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर हैं या और भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं कि नहीं? इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हमारा साथ दीजिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन का जो निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम सियासत है, उस बारे में मेरे लिए बहुत सी नई मालूमात इसमें आ रही हैं। उम्मीद है कि आप भी इसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए सीखने के लिए भी मटीरियल मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, बात आप कर रहे थे कौमी अवामी कांग्रेस की कि अब जो उसका इजलास हो रहा है, कहाँ कहाँ से किस किस तरह से तकरीबन पूरे मुल्क की नुमाइंदगी जो है इसमें तकरीबन 35, जैसे आप कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूंसीज तो ज़ाहिर है हल्के तो बहुत हैं, जितने मेंबर ज़ाहिर है कि लगभग 3000 के करीब 2980 अगर हैं, लेकिन इसमें यूनिट हैं, 35 यूनिट हैं जिनको इलेक्ट्रल यूनिट कहते हैं। और वो यूनिट कुछ तो म्यूनसिपैलिटीज ऐसी हैं जो, या टाउनशिप ऐसे हैं जो डायरेक्ट मरकजी हुकूमत के इख्तियार में हैं। जैसे मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में होता है ना, कुछ म्यूनसिपैलिटी सूबों के पास है, कुछ मरकज के पास है। जैसे इस्लामाबाद है, इसके जितने ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं वो फेडरल गवर्नमेंट देखती है, उसकी लेजिस्लेशन भी वही करती है। इसी तरह कुछ तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ और बाकी इलाके डायरेक्ट नेशनल पीपल कांग्रेस में मरकजी हुकूमत के इदारों के तौर पे होते हैं। वो भी उस यूनिट का हिस्सा होते हैं जो 35 इलेक्शन यूनिट है। इसी तरह जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मुख्तलिफ टाउनशिप लेवल की और प्रोविंसेस की और मुख्तलिफ इदारे इंक्लूडिंग मिलिट्री और बाकी वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, और फिर मकाओ, हांगकॉन्ग और ठीक है, तो ये इन सब की जो है ना मुख्तलिफ ये 35 समझे इलेक्शन यूनिट होते हैं। वहाँ पे 2 तरह से इलेक्शन होता है। इसके जो डेप्यूटीज होते हैं उनको वो डेप्यूटीज कहते हैं, हम यहाँ मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं, वही एक ही बात है। उनका इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता, वो वोट लेते हैं। 2 तरह से वोट पड़ता है। एक तो डायरेक्ट वोट होता है, जो मरकजी हुकूमत के डायरेक्ट अंडर इदारे हैं उनको डायरेक्ट वोट पड़ता है, वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के मेंबर बनते हैं। जो इनडायरेक्ट वोट वाले वो हैं जो अपनी अपनी कौंसिल, अपनी अपनी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, चाहे वो प्रोविंस की है या टाउनशिप की है या किसी और लेवल की है। तो ये इदारे बाकायदा तौर पे ये मेंबर जो है अरकान पार्लियामेंट अवाम के वोटों से मुंतखब होके आते हैं। ठीक है, ये भी अजीब बात है, ये समझा जाता है शायद कोई उठा के किसी को कुछ भी बना देता है। एक सवाल आपने और पूछा था कि क्या वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है? जी, ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी चीन की सबसे बड़ी सियासी जमात है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पढ़ रखा है कहीं। जी, दुनिया की सबसे 9 करोड़ से ज्यादा इसके मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे 8 और सियासी जमातें हैं। अच्छा, उनका भी बड़ा एक दिलचस्प किरदार है। वो अगर क्योंकि जाहिर है कि जो इलेक्ट होके आता है वो तो वोट से आता है ना। अब वो वोट अगर इतने नहीं ले पाती, वो इलेक्ट होके नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीन के सियासी निजाम में उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं। उनकी नुमाइंदगी एक और बहुत अहम इदारा जिसका इजलास साथ साथ चलता है इसके, जिसको हम 2 सेशन कह रहे हैं। एक तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, दूसरा है चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कांग्रेस, जिसको अवामी जमहूरी मुशावरती कांग्रेस कहते हैं। और इसकी चीन के निज़ाम में पार्लियामेंट का जो हमने बताया ना, उसके बराबर अहमियत हासिल है। इसको कहते हैं एडवाइजर्स काउंसिल, यानी चीन में जो एडवाइजर्स काउंसिल है वो हुकूमत और पार्लियामेंट दोनों को अपने तजावीज़ और मशवरे देती है। इनका इजलास भी साथ साथ होता है और इनकी भी मुख्तलिफ कमेटियाँ। और इनमें कौन लोग होते हैं? इनमें अपने अपने शोबे के एक्सपर्ट। मसलन क्लाइमेट चेंज की बात कोई ऐसा शख्स नहीं करेगा जो जिसको क्लाइमेट चेंज को लेना देना नहीं है, जो एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं, टेक्नोलॉजी से लेना। वो तमाम एक्सपर्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे होते हैं, कायदीन होते हैं जो बाकी सियासी जमातें में, और जो सिविल सोसाइटी, लॉयर्स फोरम, बाकी जितने भी लोग होते हैं, लीगल एक्सपर्ट, ये सारे इस कांग्रेस का हिस्सा होते हैं, जिसको मुशावरती या एडवाइजर्स की काउंसिल कह लें या कांग्रेस कह दें। ये साथ साथ क्यों मीट करती हैं? क्योंकि इनकी तरफ से भी तजावीज़ और कानून के मसवदे आते हैं।
जैसा कि डिप्टीज की तरफ से आते हैं पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए। अब अगर थोड़ा सा इनकी हम रेशो देखें, पीपल्स कांग्रेस का आप देख लें, पिछले साल को 9000 के करीब तजावीज़ और कानून के मसौदे चेंज करने के लिए आए, लेकिन उसमें से 71% के करीब ऐसे मसौदे थे जो वहाँ पे या तो अप्रूव हो गए या उन पे अप्रूवल का अमल जारी और स्टेप बाय स्टेप उन पे अमल दरामद होगा। अच्छा, बाकी रिजेक्ट। अब ये कहते हैं ना कि जी वो वन साइडेड जी कोई चीज़ ऊपर आके बस पास होनी होती है, कोई वहाँ इख्तलाफ नहीं कर सकता। यानी एक चूंकि लोग जानते नहीं है ना, परसेप्शन है, वो लोग जानते नहीं कि यहाँ का नहीं, वो जी रबड़ स्टैंप है जी, बस जो ठप्पा लगा दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने होगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जो पूरा साल कमेटीज काम करती हैं उसमें भी एक्सपर्ट्स भी होते हैं और वहां पे और डिप्टीज होते हैं मुख्तलिफ कमेटीज में, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामानी कमेटीज होती हैं, उनमें वो इख्तलाफ राय भी होता है, वो इख्तलाफ भी करते हैं। जो बहुत इख्तलाफी मौज़ूआत होते हैं जिस पे वो कहते हैं काम मतलब इतना डिवाइड होती है, तो वो समझते हैं कि शायद अगर इतनी डिवीजन है तो इससे फायदा क्या होना, तो वो उसको ड्रॉप करके जो फिर उस पर जो कंसेंसस निकालते हैं कि अच्छा जी ठीक है कौम के लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो तजावीज़ लेके फिर वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में भी आते हैं और ये एडवाइजर्स की काउंसिल में भी आते हैं, इन दोनों इजलासों में आते हैं। अब काउंसिल का आप देखें, मैं रेशियो ऑफ एक्सेप्टेंस बताना चाह रहा हूँ दोनों की अहमियत, कि वहां पे अगर 9000 के करीब बिल मसवदे कानून के और तजावीज़ आती हैं, वो 70% 71% के करीब पास होती हैं और उनके प्रोसेसेस चलते हैं। लेकिन जो ये एडवाइजर्स की काउंसिल है 2018 से जनवरी 20 2019 तक यहाँ पे 5000 से कुछ ज्यादा तजावीज़ और प्रपोजल आई। आपको पता है इसका एक्सेप्टेंस रेट क्या था? तकरीबन 99.2%। यानी एडवाइजर्स की, और इस एडवाइजर में वो लोग भी शामिल हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, सिविल सोसाइटी से हैं, ट्रेड यूनियन से हैं और बहुत सारे इदारों से हैं। ये वो इसलिए इस इजलास की जो अहमियत है वो बयान की जाती है कि दोनों इजलास जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साथ साथ चलते हैं। अब इख्तियारात जो हैं उनको देख लें। इख्तियारात पे बात करने से पहले यानी जो मैं साथ साथ समझना भी चाह रहा हूँ, आपने जो बात की है जो अब तक मैं समझ सका हूँ वो ये है कि ये दोनों इजलास जो होते हैं इसमें गुज़श्ता साल की कारकर्दगी भी और आने वाले साल के लिए अहदाफ जो है तजावीज़ वो इसमें प्रपोजल्स, यानी उसको अंग्रेजी में बारा हम इसको तजावीज़ कह रहे हैं कि आगे के लिए कैसे चलना है, वो पेश होते हैं। ओके, हाँ, बस ये मैं समझना था। हाँ, प्लीज। अब इख्तियारात को देख लें। नेशनल पीपल्स कांग्रेस को उसी तरह की सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है जिस तरह अमेरिका में कांग्रेस को है, ठीक है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली सेनेट को है, बल्कि शायद इनको ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन अगर होता है सदर का तो वो इलेक्शन हो गया तो बाकी चीजें होंगी, बाकी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया। इसी तरह यहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस वहाँ के सदर को मुंतखब करती है, यानी जो सदर शी हैं ये पार्लियामेंट से मुंतखब हुए हैं वहाँ। ठीक है। उसके बाद नाइब सदूर जितने होते हैं उनको उनके तजावीज़ आती हैं, उनके बारे में फाइनल डिसीजन नहीं करती है। अच्छा। फिर वज़रा की कौंसल के बारे में उनको प्राइम मिनिस्टर, नाइब वज़रा आज़म, बाकी वज़ीर, फिर जो बाकी इदारे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस, उसकी तकर्री, फिर जो मिलिट्री, जो सबसे बड़ा, जैसे हमारे यहाँ मिलिट्री का चीफ होता है, वहाँ का जो मिलिट्री कमीशन है उसके चीफ की तकर्री वो भी पार्लियामेंट करती है, यानी पीपल ये नेशनल कौमी अवामी कांग्रेस वो उसका इंतखाब करती है। और फिर आप ये देखें कि इसको कानून साजी के इख्तियार देखें, जो कानून ये जो तजावीज़ आती हैं ये मुख्तलिफ कमेटियों से होके और फिर डिप्टीज उसको पेश करते हैं, उन पे सादा अक्सरियत से बाकायदा, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है, सादा अक्सरियत से कानून या बिल पास हो जाता है। लेकिन आइन में तरमीम नेशनल पीपल कांग्रेस करती है 2/3 मेजॉरिटी से। ठीक। अब उसका अगर तरीका देखें, बाकायदा तौर पे एक सिस्टम है, जब किसी ने कोई अपना कानून का मसवदा पेश करना है वो ज़ाहिर कमेटियों में भी शामिल रहे, कमेटियों से होके, ये नहीं कि एक या दो लोगों ने उठा के बिल पेश किया, कम से कम 30 और 30 से ज्यादा डिप्टी मिल के जो उस कमेटी में शामिल रहे, जो साल भर काम करती रही है किसी एक मौजू पे कानून बनाने के लिए या पॉलिसी साजी में, वो उसमें कांग्रेस में पेश करते हैं। और कांग्रेस की जो प्रेसिडियम है, यानी जो उसका, जैसे हमारे यहाँ नेशनल असेंबली सेनेट सेक्रेटेरिएट होता है, हमारे चेयरमैन होता है, स्पीकर होता है, इसी तरह वहाँ जो उसके सदर होते हैं जो उसको चेयर करते हैं, उनको उनके पास ये बाकायदा सबमिट होता है कि जी ये बिल हमने पास करना है। कांग्रेस का जब एजेंडा बनता है
اس سے پہلے یہ شامل ہوتا ہے جی ہم نے اس پہ کمیٹیوں کی رپورٹ آ چکی ہے, یہ کام ہے, یہ رپورٹ ہم پیش کریں گے, یہ بل کا مسودہ ہم نے پیش کرنا اپروول کے لیے سارے ڈپٹیز کی. تو وہ ایجنڈے پہ آنے سے پہلے وہاں کے جو پریزیڈیم ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو مختلف کمیٹیز ہیں ان کو بھیجتے ہیں کہ جی اب آپ اس کا ٹیکنیکل ریویو کر لیں. میں صرف یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ چند ایک ہفتے کے اجلاس میں بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کر کے سٹیمپ لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, پورا پروسیجر ہے, جب ایجنڈے پہ چیز آ گئی اس کے بعد وہ پریزنٹ ہوتا ہے. اب ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب پریزیڈیم کی طرف سے این پی سی کے یعنی نیشنل پیپلز کانگریس کے ایجنڈے میں آ گئی کوئی چیز کی, یہ قانون کا مسودہ آئے گا یا یہ رپورٹ پیش ہوگی, خاص طور پہ وزیر اعظم کی حکومت کی کارکردگی کی رپورٹ سالانہ اس میں پیش ہوتی ہے. اچھا ٹھیک, اس کے بارے میں اعتراضات بھی آتے ہیں, وہ ریجیکٹ بھی ہوئی ہے کئی دفعہ کہ آپ اس میں ترمیم یعنی کریں, کہ ربڑ آپ اس کو بدلیں, جو ہے وہ صرف اس پہ باقاعدہ انسٹرکشن ہوئی, پارلیمنٹ نے کہا جی آپ اس میں تبدیل لیں اور اگر آپ نے یہ کیا اگلے سال کے لیے آپ اس کو چینج کریں تاکہ آپ یہ مطلب ایک پروسیجر ہے جس کے مطابق ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق. ڈاکٹر صاحب یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو یہ نظام ہے سارا اس کو سمجھنے میں مجھے تو خاصی مدد مل رہی ہے. یہیں سے آگے جب جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس پہ مزید بات کریں گے, ساتھ دیجیے گا, we'll be right back. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کر لی قومی عوامی کانگریس کی, جو دوسری جو مشاورتی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس ہے وہ کچھ تھوڑا سا اس کا بھی بتائیے. ایک تو یہ جو 2980 ممبران ہیں یہ ہیں یہ پارلیمنٹ کے ہیں, پارلیمنٹ کے ہیں. اب یہ جو مشاورتی کونسل ہے کانگریس جو ہے اس میں آپ نے بتایا کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی ڈائنامک ہے. اچھا, اس میں آپ سمجھ لیں کہ پہلے تو میں تھوڑا سا نا ان دونوں کی اہمیت کو کم یا زیادہ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں, ان کو دونوں کو پیرالل دیکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی میں اس کی ہسٹری پہ بات کر کے پھر میں اس کو کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ کیوں اس کانٹیکسٹ میں امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت آئی 1949 میں, یہ ادارہ اس وقت سب سے پہلے سامنے آیا جس کو کہتے ہیں چائنیز پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹو کانفرنس. یہ ادارہ پہلے تھا, پارلیمنٹ پہلے نہیں تھی. اس ادارے کے اجلاس میں 49 میں پہلے اجلاس میں یہ طے ہوا کہ ملک کا نام عوامی جمہوریت چین ہوگا. آپ اس کی امپورٹنس اس سے دیکھ لیں. اس کے 5 سال بعد نیشنل پیپل کانگریس بنتی ہے جو نئے آئین کی تشکیل کرتی ہے اور نیا آئین سامنے آتا ہے. اور نئے آئین میں پھر ان کا جو رول دیا گیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ. اب جو یہ پیپلز کنسلٹیٹو کانفرنس ہے یعنی جو یہ ایڈوائزرز کی کانفرنس ہے, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس میں مختلف نسلوں کے لوگ, چاہے کسی قومیت کے ہوں, کسی ایک خود اختیار علاقے کے ہوں یا کسی اور, چونکہ چین ایک ڈائیورس ملک ہے. جی جی ڈائیورس سمجھ لیں کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر طرح کے, ہر مذہب کے, ہر طرح کے لوگ آباد ہیں. اگر آپ اس میں مسلم کلچر کو دیکھیں تو سینچریز آف ایئرز آپ جائیں تو آپ کو بہت سارے کلچر نکلیں گے, بہت ساری ڈائنیسٹیز نکلیں گی. ان ساروں کے جو ابھی بھی لوگ ہیں جو وہ نسل در نسل چل رہے ہیں وہ اس کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں پہ تمام اہم قومی موضوعات وہ اس کانفرنس کے ذمہ ہوتے ہیں جس کو مشاورتی کانفرنس کہتے ہیں یا مشیروں کی کونسل کی کانفرنس کہتے ہیں. اس میں چین کے نظام میں اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کیونکہ جیسے میں نے بریک سے پہلے عرض کیا کہ اس کی طرف سے آنے والی تجاویز اس کی ایکسیپٹنس ریشو میں نے آپ کو بتایا کہ 99% ہے. تو ظاہر ہے کہ ایکسیپٹ تو پارلیمنٹ کر رہی ہے, لیکن یہ اس کا مطلب کہ وہ ایک ایسا گروپ ہے, ایمیننٹ پرسنز گروپ ہے جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے, جو بہت اچھے طریقے سے چیزوں پہ ہوم ورک کر کے سارا سال اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. پھر اس میں ڈیموکریٹک جو انسائٹ ہے, اوور سائٹ ہے, اس کا بھی کنسیپٹ ہے کہ آپ ایک دیکھیں کہ یہ کانگریس باقی ادارے پارٹی وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی ہے. اگر پارلیمنٹ ہے تو وہاں تو جو جیت کے آیا وہ obviously کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے جو کہ سب سے بڑی جماعت ہے, لیکن یہ انکلوسیو آل ہے, یہ انکلوسیو آل ہے. اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں باقی گروپ بھی شامل ہیں, مختلف کمیونٹیوں کے لوگ شامل ہیں, اور ان کو پولیٹیکل اوور سائٹ دینا, ڈیموکریٹک اوور سائٹ دینا,
ये सारी मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि हम जमहूरियत को सिर्फ एक अंदाज से देखते हैं जो हमें मगरबी जमहूरियत के तौर पे सिखाई जाती है। ये जो अवामी जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है, एक सेंट्रल डेमोक्रेसी लेड बाय पीपल, ठीक है, यानी जो ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है और ऊपर तक लेड बाय पीपल, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, या जिसको खुद चीनी निजाम में अवामी जमहूरियत कहा जाता है, ठीक है, उसकी निगरानी का काम किसको दिया जाता है? ये मुशावरती कौंसिल को दिया जाता है। ये इसकी अहमियत है। इसको अगर आप ये देखें तो ये एक इदारा है जिसको समझ लें कि ज्यादा कसीरुल जहती पार्टिसिपेशन इसके अंदर, अगर इसको हम इंक्लूसिव जो आपने ठीक है कहा कि मुझे उसका एक सही एक लफ्ज मिल गया, तो उसको अगर हम लें उसके एंगल से देखें तो ये बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन यहाँ होती है। इसके बारे में भी मैं ये बता दूं कि ये कह देना कि ये भी एक हफ्ते के इजलास में कितना कर लेते होंगे, ऐसा नहीं, इसकी भी वही प्रोसीजर्स हैं, पूरा साल चलता है, पूरा साल चलता है काम, और यहाँ आके फाइनली उनकी अप्रूवल या उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश की बात होती है। और नए साल के जो तजावीज़ का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कमेटियों से होकर तजावीज़ आती हैं कि अगले एक साल में हमने किस किस्म की पॉलिसी रखनी है। बस अगर ट्रेड की कोई कमेटी है उसकी तरफ से आ रहा है कि अगर हमारे ट्रेड पे इस किस्म की पाबंदियां लगती हैं तो हमने क्या करना है, हमने अपने बड़े बड़े तजारती पार्टनर्स जो हैं उनके साथ कैसे चलना है। आप फर्ज किया जैसे अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो इन्वेस्टमेंट का मायदा अंडर यानी पॉलिटिकली तो उस पर एग्रीमेंट हो गया, अगले 2 सालों में उसमें हम कैसे काम करना है। तो अगले साल की प्रायोरिटीज क्या होंगी कि नेगोशिएशन को जब उसकी जुजियात पे जाएंगे, उसकी क्लास वाइज डिस्कशन होगी ट्रेड एग्रीमेंट पे, उसको कैसे देखना है। तो ये वो चीजें हैं जिसको देखने के लिए ये कॉन्फ्रेंस के जो दोनों इजलास हैं वो इस पे फोकस करते हैं। और जो ग्रेट हॉल है उसमें मुख्तलिफ अच्छा, इसमें 2 तरह इजलास 2 तरह के हो रहे होते हैं, अच्छा, मुख्तलिफ सेशंस हो रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि 2 सेशन 2 इदारों के हैं, ये नेशनल पीपल कांग्रेस और ये जो मुशावरती कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, एडवाइजर्स की कॉन्फ्रेंस और डिप्टीज की। आप सादा लफ्जों में ये करें कि मुंतखब नुमाइंदे और एक्सपर्ट्स की, मुशावरती एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस चल रही होती साइड बाय साइड। इसके अंदर भी एक प्लेनरी सेशन होते हैं। प्लेनरी सेशन का मतलब होता है जो जिसमें तमाम लोग शामिल होते हैं, तमाम अरकान उसके शामिल होते हैं। एक होते हैं साइड जिसमें डेलीगेट्स और डिप्टीज अलग बैठ के, फर्ज किया कोई जैसे कोई चीज टेक्निकल है, प्लेनरी में आई, बड़े फुल इजलास में, प्लेनरी का मतलब है पूरा इजलास हो रहा है, उसमें कोई चीज ज़ेरे बहस आई और वहां पे ये हुआ कि जी ये रिपोर्ट इस हद तक तो ठीक है, लेकिन इस हद तक हमें थोड़ा मजीद डिस्कस करने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब होता है, आप जरा वजाहत ले लें। अब बजाय इसके कि पूरे 2980 लोग के अगर 2/3 बैठे हुए हैं, फर्ज किया 2000 के करीब लोग हैं, उन पे एक चीज वजाहत की बजाय फिर वो उसके सब ग्रुप, सब इजलास हो जाते हैं, सब सेशन, यानी छोटा इजलास समझ लें। उसमें फर्ज किया कि 50 डिप्टीज आ गए या 40 एडवाइजर्स हो गए, उनके अंदर जाके उसकी डिस्कशन होगी और उसके बाद फिर वो प्लेनरी में वापस आके कहेंगे जनाब हमने इस पे मजीद डिस्कशन की है, तो इसका मतलब ये है हमें अगले साल के लिए इसको किस तरह आगे लेके चलना है। वो फिर जब प्लेनरी में आ जाएगा फिर उससे फिर आगे जो है उसको एक्सेप्ट करने का एक प्रोसेस होता है और उस पर भी वोटिंग होती है। ठीक, ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शायद जब वहां प्रेजेंट होगी कोई चीज तो बस वो तो समझे पास होके आई है, ऐसा नहीं है। यानी जब पार्लियामेंट के अंदर पेश हो रही है एडवाइजर्स की प्रपोजल्स और बाकी डेप्टीज की तरफ से या कमेटीज की प्रपोजल, फाइनली जब नेशनल पीपल्स कांग्रेस में आ गई तो वहां पे भी वोटिंग है। वहां पे अगर अक्सरियती वोट होगा तो ही वो मंजूर होगा, सादा अक्सरियत अगर है। वही जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि कोई बिल या कोई तजवीज जब अप्रूव होती है तो पार्लियामेंट की सादा अक्सरियत, लेकिन अगर कहीं आइन में तरमीम की जरूरत होगी वहां पे भी 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। डॉक्टर साहब मुख्तसरन मैं जानना चाहूंगा, वक्त खत्म हो रहा है, कि आज के इस प्रोग्राम में जो डिस्कशन आपके साथ हुई है, जो बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, यानी कि ये समझने की ज़रूरत है कि 2 मुख्तलिफ निज़ाम हैं और हमें उन निज़ामों को समझने के बाद ही उससे मुताल्लिक कोई राय कायम करनी चाहिए या उसके हवाले से कोई जो है अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए। बिल्कुल, और पैरेलल ड्रा नहीं कर सकते। मसला मैंने जैसे ये एक्सप्लेन किया, चीन का सियासी निज़ाम, मगरबी सियासी निज़ाम हमारे चूंकि निसाब में भी और पढ़ के भी लोग आते हैं। अब इसको अगर दोनों को निज़ामों के तौर पे देखें, इसके अपने जो प्रोस एंड कॉन्स हैं और उसके जमहूरियत के जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी उनके अपने हैं, लेकिन इस सिस्टम में देखें कि पीपल्स पार्टिसिपेशन कहाँ है।
یعنی کیا کوئی جماعت ایسی ہے جس کے 9 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہوں؟ کیا کوئی پارلیمنٹ ایسی ہے جس میں 2/3 میجارٹی کے بغیر اجلاس ہو جائے؟ کورم ہی 2/3 ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اس کو کہتے ہیں پیپلز پارٹیسپیشن. تو یہ اگین میں اس کا کمپیریزن نہیں کر رہا, کیونکہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا اپنا ایک سسٹم ہے, چین کی عوامی جمہوریت کا اپنا ایک سسٹم ہے. دونوں کو ان کے پہلو میں دیکھنے کی, پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. کمپیریزن تو بعد کا مسئلہ ہے. بات صرف وہی ہے کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے. کیا کمپیریزن اس کا آپ کریں گے؟ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات اور واقعات اور جو بھی وہاں طرز حکومت ہے اس کو سمجھتے ہوئے اپنی کوئی بھی رائے اس پہ قائم کرنی چاہیے, جو بھی آپ کی جو پرسیپشن بنتی ہے. اب دنیا وہ والی رہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے اور فلاں کے لوگوں کی حالات اور معاملات زندگی کیا ہیں. تو چین ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کا جو طرز سیاست ہے, طرز حکومت ہے, اس سے متعلق آج ہم نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بنا رکھی ہے, اور زمانہ قدیم سے فن کے اظہار کے مختلف پیرائے انسان ڈھونڈتا رہا ہے. چین کلچرلی بہت ہی ایک رچ خطہ ہے, ہزارہ سال پرانی تاریخ ہے. بہت ہی دلچسپ رپورٹ ہے, رنگا رنگ رپورٹ ہے, اس میں کچھ تاریخ کے حوالے بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, رپورٹ آپ نے بھی دیکھی, اور مجھے تو یہ اس میں جو سب سے اچھی چیز وہ لگتی ہے ان رپورٹس میں, وہ یہ ہے کہ آپ ماضی کے ساتھ ساتھ حال کا جو امتزاج ہے وہ بڑا دلچسپ مجھے اس میں لگتا ہے. اور ہم آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی آنے والے پروگرامز میں ایسی دلچسپ رپورٹس دکھاتے رہیں گے. آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے اسی پروگرام میں اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.